नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में जो चर्चा की उसी पर आगे। और कल की क्लास में हमने चर्चा की थी राष्ट्रीय विकास और समग्र व्यक्तित्व विकास कैसे राष्ट्रीय विकास को प्रेरित करेगा। आज इस पर चर्चा करेंगे। समग्र व्यक्तित्व मतलब एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए कि वह सामाजिक संबंध, नैतिक आचरण, नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, भावनात्मक विकास, बौद्धिक क्षमता, मानसिक और शारीरिक वह उन्नति और विकास की स्थिति में है। संतुलन और निर्णय लेने की मतलब उसके पास ये सब योग्यताएं हैं। वो सामर्थ्यवान है कि किसी भी परिस्थिति में वो क्या कर सकता है, चाहे कोई सामाजिक हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति आ जाए भावनात्मक हो, वो उस परिस्थिति में निर्णय ले सकता है और उन परिस्थितियों में रहकर वो है सभी प्रकार से चीजों का प्रबंधन कर सकता है, संसाधनों का उचित उपयोग कर सकता है। तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति समग्र रूप से क्या है, विकसित है, उसकी पर्सनैलिटी। जैसे कि आज के समय में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और आज हिमाचल प्रदेश है। तो आज वहां पर आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, पानी ज्यादा बरस रहा है। पानी तो वो ऐसा तो नहीं कि बादलों पर आप कंट्रोल कर लें, पानी पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप किस पर कंट्रोल कर सकते हैं? आपदा पर तो कंट्रोल कर सकते हैं। बताइए, आपदा आने के पीछे कारणों को समझ सकते हैं। और मान लीजिए कि आप इस समय हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में उस पद पर तैनात है जिस पद पर आपके ऊपर जिम्मेदारी है किसकी? आपदा प्रबंधन की। और आपदा प्रबंधन की आप समुचित निर्णय ले पा रहे हैं। और मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब राष्ट्रीय विकास ही तो है, राष्ट्र का निर्माण ही तो है। ये बताइए, उसमें आपने देखा कि अस्पताल में लोग फंसे हुए हैं, उसमें आपने देखा कि बच्चे फंसे हुए हैं, महिलाएं फंसे हुए हैं, महिलाएं, बताइए, उसमें वृद्ध लोग फंसे हुए, वरिष्ठ जन फंसे हुए हैं। बोलिए, कुछ हमारे पर्यटक भी फंसे हुए हैं जो विदेश से आए हुए हैं, हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी फंसे हुए हैं। बताइए क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? बताइए क्या निर्णय लेंगे? सबसे पहले क्या निर्णय होगा आपका? बोलिए। और आपको वहां इसलिए ही रखा है कि आप उचित निर्णय लेकर वहां मौजूदा परिस्थितियों में संसाधनों का, लोगों का और उन परिस्थितियों में प्रबंधन कर सकें, निर्णय ले सकें। बताइए क्या करेंगे? बोलिए। आप अस्पताल का प्रबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे सबसे पहले? क्योंकि आप सबको पता है कि अस्पताल में तो बेचारे सबसे पहले मरीज ही परेशान है। वो बेड पे पड़े, वो नीचे पानी भरा हुआ, वो तो कहीं भाग ही नहीं सकते, कहीं जा ही नहीं सकते। तो कोशिश ये की जाए कि अस्पताल में जो असहाय लोग हैं, जो पहले से पीड़ित हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात, बच्चे सबसे ज्यादा सुविध होते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कोशिश की जाए कि बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत चोट लगी और बच्चे कहीं थोड़े बहुत फंसे तो वो ना तो अपना दिमाग लगा सकते कि वो वहां से कैसे, इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। दूसरी महिलाएं भी, तीसरी वृद्ध भी। तो पहले तो हम कोशिश करें कि जो सामने आ रहा है उसे ही बचाएं। ऐसा नहीं कि नहीं, पहले हम जो सामने उससे नहीं बचाएंगे, जो सामने पर आ रहा है आपके उसे बचाने का प्रयास करें। यही तो समग्र व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी। कई लोग तो जब सामने आपदा आ जाती है निर्णय ही नहीं ले पाते भाई साहब, वो निर्णय ही नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है इन परिस्थितियों में। और फोन लगाते हैं वो ऊपर कि सर वो हमारे आपदा आ गए, तो वो सर जो ऊपर बैठे हैं वो इसलिए ये कहते हैं कि तुम्हें ही वहां पे क्यों रखा है? जब हम ही तुम्हें निर्णय करके दें उन परिस्थिति से बाहर निकालने का, हमें ही रास्ता दिखाएं, तो तुम वहां पे किस लिए बैठे हुए हो? और वो बोलते हैं कि आपकी जिम्मेदारी आप करिए। और अगर व्यक्ति के पास समग्र व्यक्तित्व नहीं है और राष्ट्र अगर आपदा में फंसा हुआ है, राष्ट्र, राज्य के लोग, देश के लोग अगर आपदा में फंसे हुए हैं, तो वो व्यक्ति और आपदा बना देगा। क्योंकि उसके निर्णय, उसके देर से लिए गए निर्णय, अनुचित कार्रवाइयां बचे कुछ लोगों को भी क्या कर देंगे? गर्त में ले जाएंगे, उनके जीवन को भी क्या कर देंगे? विनाशकारी बना देंगे, सत्यानाश कर देंगी। बताइए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो परिस्थितियों को समझे, जो परिस्थितियों को समझकर दूरदर्शिता रखता हो कि अगर यहाँ पे पानी बरसता है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ये निर्माण कार्य हो रहा है, संवेदनशील जगह है, नवीन बलित पर्वतमाला है पूरी हिमालय, और अगर कल को अगर हमने इस संवेदनशील क्षेत्र में, नवीन बलित पर्वतमाला में किसी प्रकार से अगर छेड़छाड़ की और कल को कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, भूकंप जनित या फिर कोई भी बाढ़ जनित या बादल फटने जैसी, तो वो समय हम क्या करेंगे? और वही हुआ कि बड़े स्तर पर लोगों ने अपने लाभ के लिए वहां पर होटल, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े वहां पर उद्योग धंधे स्थापित कर लिए। अब और भाई साहब,
ऐसी जहाँ बड़े-बड़े वृक्ष हुआ करते थे, देवदार के वृक्ष हुआ करते थे, जो मिट्टी को जकड़ के उनको काट डाला, मतलब जो जंगल थे वो साफ कर डाले और वहाँ आर्थिक क्रियाएँ बिना नियोजन किए करना प्रारंभ कर दी, बिना नियोजन के, बिना किसी प्लानिंग के, सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए। तभी तो कहा है कि मनुष्य स्वार्थी आदमी है। वो पर्यावरण, मतलब यार विकास कैसे हो? सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने उस क्षेत्र को आपदा में कन्वर्ट करने में आपका ही हाथ है। जो वहां पर अधिकारी है, जो वहां पर प्रशासन है, उसका ही तो हाथ है कि उसने अनियंत्रित, अनियोजित प्लानिंग की, शहरीकरण की, व्यवसाय की, व्यापार की, उद्योग की, जिसके कारण आज वो बरसात का जल जो है, वर्षा का जल है, बाढ़ के रूप में कन्वर्ट हो गया। जल निकासी की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है, और जो जल निकासी की व्यवस्था थी, नदियां थी, उनको भी आपने नाला बना दिया और उन्हीं के बीचों बीच जाके आपने बड़े बड़े भवन निर्मित कर दिए, बड़े बड़े डैम निर्मित कर दिए। तो बताइए फिर क्या होगा? लैंडस्लाइड नहीं होगा तो क्या होगा? आपने पेड़ काट दिए, तो जो पेड़ पकड़ते थे, जमीन को पकड़कर, मिट्टी को पकड़ के रखते थे, पर्वतों को पकड़ के रखते थे, वो आपने काट ही दिए। भाई साहब, वो हाथ काट दिए, पर्वतों के हाथ थे वो, जो पर्वतों को जकड़ के रखे थे, अब हाथ ही काट दिए, तो बताइए पर्वतों से लैंडस्लाइड होगा कि नहीं होगा? और अब पर्यटन इतना जा रहा अंधाधुंध, और पहले पहले लोग जाते थे धार्मिक पर्यटक स्थल पर धार्मिक भावनाओं को लेकर, आज तो टूरिस्ट प्लेस बना लिया है, हर क्षेत्र को, धार्मिक स्थल को भी टूरिस्ट प्लेस बना लिया। हर तरीके की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो नशीले पदार्थ हो, चाहे संवेदनशील पदार्थ हो, जो नहीं मिलने चाहिए। और पर्यटन का, जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है, मांग बढ़ रही है, तो लगातार अंधाधुंध शहरीकरण बढ़ रहा है, अंधाधुंध कटाई चल रही है। तो आज भाई साहब आपदा नहीं आएगी तो क्या आएगी बताइए? लोगों को आज समझना चाहिए। तो अगर किसी को जो, तो बताइए आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आपके सामने आपदा है, ये वो व्यक्ति कर पाएगा जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, अर्थात ये समझे कि इसमें जो बच्चा आज फंसा हुआ है हॉस्पिटल में, या जो बच्चा इस बाढ़ में फंसा हुआ, वो मेरा ही है। अगर सामने वाले के पेट में दर्द हो रहा है, तो एक अधिकारी को ये सोचना चाहिए कि मेरे ही पेट में दर्द हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। ऐसी भावनात्मक समझ होगी, आध्यात्मिक अंतरात्मा उसकी बहुत स्ट्रांग होगी कि नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सबको इस आपदा से बाहर निकाल के लाऊंगा। उसके अंदर नैतिकता होगी कि भ्रष्टाचार जैसी, कि नहीं, पता चला कि आपदा में जो सामान आया वो अपने घर ही ले गए भाई साहब, है कि नहीं? अब पैसा अलग आया, वो अपना, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। पता नहीं लोग कहाँ पैसा लेकर जाना चाहते हैं, है ना? सामाजिक संबंध, कि भाई समाज के लोगों को कैसे समझाएं कि आने वाले भविष्य में हम कैसे विकास करेंगे, और वर्तमान में हम चुनौतियों को कैसे पराजित करेंगे, कैसे हम सब एकजुट होकर सहयोग की भावना को बढ़ाते हुए एक दूसरे का सहयोग करेंगे आपदा के समय। स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे कैसे हम लाएं, कैसे प्रशासन, समाज और स्वयंसेवी संस्थाएं और क्षेत्रीय लोग मिलके इस आपदा से निपटेंगे। भाई सब उन लोगों से पूछिए जिनके घर जड़ गए इस समय, आपदा के समय, वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे बताइए? राहत कैंप भी ऐसे होना चाहिए कि वहाँ सब सुविधाएं मिले। पता चला कि किसी बच्चे को कुछ चोट आ गई हो, वहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है राहत कैंप में, तो बेचारा, तो बच्चा सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। बोलिए, समझना चाहिए ना? तो राष्ट्रीय विकास में, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय विकास में, मैंने आपको किस स्टडीज बताया कि वो जागरूकता लेकर आएगा, वो पूरे समाज को जागरूक करेगा। ऐसा व्यक्ति वो किसके प्रति जागरूक करेगा? वो हर एक क्षेत्र में जागरूक करेगा, कि व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करेगा, व्यक्ति को व्यवसाय के क्षेत्र में जागरूक करेगा, समाज में व्याप्त रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं उनको समाप्त करने में जागरूक, क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही समाज को प्रकाश के रास्ते पर ले जा सकता है, समाज को आईना दिखाता है। भाई साहब, आईना मतलब, आईना दर्पण क्या दिखाता है? हमारी बुराइयों को दिखाता है कि चेहरे पर कहाँ कहाँ गड्ढे हो रहे हैं, उनको कैसे भरना है। वैसे ही दर्पण, हाँ, जागरूक व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और फिर उनका मार्ग बताता है कि अब इनसे कैसे छुटकारा पाना है। ये बताता है ये बुराई है और इससे दूर जाने का, इससे बचने का और इसे समाप्त करने का ही रास्ता है। बोलिए, संवैधानिक, ऐसा व्यक्ति ही संवैधानिक, क्योंकि भाई सब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वही समझ पाएगा कि हम कैसे अपने मौलिक अधिकारों का यूज कर सकते हैं, कैसे देश में समानता की स्थापना कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्वतंत्रता। अब भाई साहब आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलने की आजादी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गाली देना चालू कर दें, या किसी अपनी बोलने के चक्कर में दूसरे की बोलती ही बंद कर दें। बोलो भाई, ये पता चला कि रात के 10 बजे डीजे वाले बाबू गाना चला दे, गाने चल रहे हैं, भाई ये आजादी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे की आजादी छीन लो। अब दूसरा रात भर सो नहीं पा रहा आपके चक्कर में,
फिर वही गाना बजता है, एंटी पुलिस बुला लेगी। पर युवा लोग ये बोलते हैं पार्टी यूं ही चलेगी, क्या कोई पुलिस बुला ले? बोलो, जब पुलिस आती है तो बताती है कि संवैधानिक आपने जो उद्देश्य है उनका उल्लंघन किया। आपने आर्टिकल 19 में जो अनुच्छेद में युक्त युक्त निर्बंधन भी दिए हैं वो आपने पूर्ण रूप से नहीं पढ़े। आपने अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता दी है, पर स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध है। आप अपनी स्वतंत्रता का क्या नहीं कर सकते? दुरुपयोग। स्वतंत्रता का मतलब नहीं है कि घर में किसी बच्चे को स्वतंत्रता दे दी कि वो शराब पी के आ रहा है कि आप स्वतंत्रता है तो शराब ही पियेंगे आज से, नहीं। तो याद रखें, वो संवैधानिक उद्देश्यों के प्रति हमें जागरूक करता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे राज्य के प्रति कर्तव्य क्या है, राज्य के हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। बोलो, नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहते हैं, बोलिए। तो संविधान के प्रति, क्योंकि आज हम आप देख सकते हैं कि आज आप गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए कौन की सरकार हो, क्या चल रहा है, सब बता देंगे। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी के बारे में सब लोग बता देंगे। पर संविधान के बारे में पूछ लीजिए कि संविधान जानते हो? नहीं जानते। भाई साहब, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारे देश में कि लोग संविधान के बारे में जानते नहीं है कि संविधान एक, अगर भाई साहब किसी गांव में पुलिस आ जाए लोग डर जाते हैं, अब तो कब क्या होगा। अरे संविधान है हमारे देश में, कानून का शासन है, विधान है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। आपको कोई मन मर्जी से उठा नहीं ले जा सकता, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर नहीं सकता। पर बात है कि हमारे देश में ये व्यक्ति समझ नहीं पाता, ज्ञानी नहीं है। नेतृत्व कौशल उसके अंदर आता है, लीडरशिप, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए लीडरशिप की बहुत आवश्यकता है। चाहे वो कहीं की बात हो भाई साहब, चाहे आपके समाज की बात क्यों ना हो। आज बताइए, आपदा आ गई तो यार लीडरशिप की जरूरत है कि नहीं? अगर वहां आप होते, हमारा घर होता, चाहे हमारे किसी भी भाई का घर है तो वो हमारे घर मानो, बोलो। और आज हम वहां होते तो हमें आज अगर लीडरशिप का कौशल हो हमारे अंदर है तो हम उस आपदा में, कोई भी मुसीबत जो आ रही है किसी परिवार पर, स्वास्थ्य से संबंधित और भोजन से संबंधित, पानी से, तो हम आकर क्या करते, सबको दिशा दे सकते थे, सबको बता सकते थे कि इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, सबको मोटिवेट कर सकते थे। एक लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण क्या है? प्रेरणा। वो विषम परिस्थितियों में भी समाज को प्रेरित कर सकता है। जिस कि कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत प्रेरित किया, और देखिए हम कितनी बड़ी आपदा से बाहर आ गए। उन्होंने प्रेरणा दी कि हम इस आपदा से लड़ेंगे नहीं बल्कि विजय भी प्राप्त करेंगे, और हमने वैक्सीन बनाकर इस पर विजय भी प्राप्त की। तो लीडरशिप में सबसे बड़ी बात होना चाहिए, प्रेरित करे आपको कार्य करने के लिए, आपको समस्त समस्याओं से जूझने के लिए प्रेरणा दे दे लीडरशिप। तो वो कब आएगी? जब व्यक्ति के अंदर समग्र उसका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी उसकी ऐसी हो को समझ सके। बोलो, योजना, योजनाबद्ध विकास करना, ये समग्र व्यक्तित्व। आज अपन देखते हैं योजना आयोग आया तो हमने दिमाग लगाया कि राष्ट्र के निर्माण में आज योजना आयोग के स्थान पर क्या लेकर आए? नीति आयोग, बोलो। और आज हमारे देश में इतने सारे आयोग है, प्रत्येक कार्य हमारे देश में योजनाबद्ध तरीके से हो पा रहा है। अर्थात कोई योजना आ रही है तो उसके लिए सबसे पहले ये इस योजना का कितने समय तक चलना चाहिए, इस योजना में कितने लोगों को लाभान्वित करेंगे, इस योजना के क्या परिणाम निकल के आएंगे, क्या प्रभाव निकल के आएंगे, ये सब पहले से कितना खर्च होगा, कितना और पैसा अतिरिक्त इसमें लगेगा। बोलो, किस व्यक्ति के जो इस योजना से पंक्ति के जो अंतिम व्यक्ति है उसका लाभ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो बताइए, योजनाबद्ध विकास, इससे समरसता, समरसता मतलब सभी वर्गों के प्रति समान भाव रखने का हमारे अंदर क्या आएगा? हुनर आएगा कि हम सब समाज के सभी वर्गों के प्रति क्या रखें? समान भाव, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, सभी मनुष्य समान है, सभी मनुष्य समान है। अगर नाना पाटेकर की आपने एक मूवी देखी हो जिसमें वो सब विभिन्न धर्म के लोगों का खून मिलाकर वो पूछता है कि बताइए, बताओ इसमें अब किसका खून है? ये धर्म के नाम पर, ये फलाने धर्म का, ये ढिमकाने धर्म का, ये किसने डाला है भावना मनुष्य में? हमने डाली है, समाज ने, परिवार ने डाली है। बोलो, तो ये मिटेगी भाई साहब, ये मिटेगी और समरसता आएगी कि हम सब क्या है? समान है भाई, सब मनुष्य हैं। ठीक है, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो व्यक्ति क्या अपनाएगा? वैज्ञानिक अप्रोच अपनाएगा। वो कहेगा कि हमें देश में क्या करना है, क्या करना है, हमें कर्मकांड अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखना, हमें नए नए प्रयोग करना है, हमें अनुसंधान करना है, रिसर्च करेगा वो। बोलिए, आज ये रिसर्च का ही तो परिणाम है कि आज हम हवाई जहाज में घूम रहे हैं। बोलो, आज हमारे पास अच्छे अच्छे उपकरण है, उपग्रह हैं, जिसके कारण हम पता लगा लेते हैं कि कोई पानी में डूब गया, उसे कैसे बचाना है। आज हमारे पास इतने अच्छे अच्छे हवाई जहाज है जिसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर जिसके माध्यम से आपदा में फंसे हुए लोगों को बचा लेते हैं। हमारे पास आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन है कि हम कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में भी कोई समस्या आती है तो उससे हमने कम्युनिकेट करके उस समस्या का तुरंत समाधान निकाल लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। ये किसके परिणाम? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण। और आज अगर आज भी हम सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह
और शिक्षा पर ही बल दे रहे हो, ऐसी कुरीतियों को ही मान रहे होते तो हो गया होता देश का कल्याण। बोलो, आज विकसित भारत का सपना देख रहे हैं भाई सब 2047। तो हमें सोचना चाहिए कि आज ऐसा ही व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहयोग, इससे ऐसा व्यक्ति क्या करता है, हर एक क्षेत्र में प्रशासन हो, कार्यालय हो, चाहे समाज हो, चाहे किसी भी देश के साथ हो, चाहे पर्यटन, विदेशी हो, सारे लोगों के साथ क्या करता है, वो हेल्पिंग की भावना रखता है ना। मे आई हेल्प यू का भाव रखता है। बोलो, मे आई हेल्प यू। नहीं, कई लोगों को हम देखते हैं कि वो अपने कार्यालय परिवार में ही सहयोग की भावना नहीं रखते, समाज में भी नहीं रखते, फिर जिस कार्यालय में जा जाते हैं जब जिसने अपने जीवन में सहयोग की भावना डेवलप ही नहीं की, यहाँ पर भावनात्मक स्तर पर वो सहयोग जैसे नैतिक मूल्यों से युक्त ही नहीं हुआ, तो जहां जाएगा वहीं वो क्या करेगा, असहयोग करेगा। बोलो, असहयोग करेगा और हर किसी के साथ वो दुर्व्यवहार करेगा, और ऐसी स्थिति में कार्यालय की संस्कृति खराब होगी, कार्य संस्कृति खराब होगी। बोलो, इससे वैमनस्यता और इससे संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। तो बताइए, वैमनस्यता, संघर्ष, असहयोग कभी किसी देश की उन्नति कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। सब राष्ट्र निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता। बोलो, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास पैदा करेगा ऐसा व्यक्ति। मतलब जितनी भी हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्था, जैसे कि आज हम एक समस्या चल रही है देश में, बहुत यूट्यूब पर भी और न्यूज पर भी चल रही है, वोट चोरी हो गया। मतलब चुनाव आयोग, बोलिए, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में आपने देखा होगा, बाकायदा संविधान में संवैधानिक संस्था के तौर पर स्थापित है हमारे देश में चुनाव आयोग। और इतनी बड़ी संस्था पर अगर कोई कहे कि वोट चोरी हो गया और चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा और ये गलत है, संवैधानिक संस्थाएं गलत है, संवैधानिक संस्थाओं पर, ये गलत बात है। बिना किसी प्रकार से आरोप लगाना, इससे क्या होता है, व्यक्ति का लोकतांत्रिक पर विश्वास कम हो जाता है, पर लोग वोट डालने नहीं जाते। बोलो, पर व्यक्ति अगर लोकतंत्र में भागीदारी नहीं करेगा, वोट बैंक जैसे जैसे धीरे धीरे वोट, जो मतदाता वोट देने जाते हैं उसका प्रतिशत गिरता जाएगा, तो लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कम हो जाएगा। फिर ऐसे लोग गलत दिशा में काम करना चालू कर देते हैं। बोलो, वो लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा करके लोगों को भड़काते हैं कि नहीं लोकतंत्र, अरे भैया हमारे देश में संविधान है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमें उनका आदर भाव करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो सब कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, कोई भी कानून से परे जा ही नहीं सकता। और ऐसा कोई भ्रम समाज में ना फैलाएं जिससे कि किसी संस्था के प्रति लोगों का अविश्वास पैदा हो, है ना। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं बनेगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। अब लोग ही नहीं जाएंगे चुनने के लिए सरकार, तो बताइए फिर कैसे देश चलेगा, कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा। अगला, कुशल मानव। ऐसा मानव क्या करता है, उसमें कुशलता आ जाती है कार्य करने की, व्यवसाय करने की, लोगों से संवाद स्थापित करने की। तो एक ह्यूमन डेवलप जो HDI जो है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, उसमें भी वृद्धि होगी हमारे देश में। राष्ट्र निर्माण होगा तो आत्मनिर्भरता आएगी इससे। बोलिए, इससे क्या आएगी, आत्मनिर्भरता। हमारे देश में हम सब आत्मनिर्भर होंगे। बोलिएगा, क्या होंगे, आत्मनिर्भर। तो इससे हमारे देश में आत्मनिर्भरता आएगी, स्वावलंबन आएगा, लोग उद्यमी बनेंगे, लोग नवाचारी बनेंगे, लोग खुद का बिजनेस डेवलप करेंगे। बोलिए, परंतु आप सबको मैं एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ कि समग्र राष्ट्र के विकास में आज चुनौतियां क्या है, आइए आप बताएंगे। क्या समग्र राष्ट्र के विकास में सर क्यों विकास नहीं हो पा रहा, क्यों समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा, क्यों राष्ट्र का विकास नहीं हो पा रहा, ये समग्र व्यक्तित्व क्यों राष्ट्र का विकास नहीं कर पा रहा सर। या तो समग्र व्यक्तित्व में कमी है, या फिर राष्ट्रीय विकास में और भी ऐसे अवरोधक हैं जिनको हमें समझने की आवश्यकता है, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में समस्या आ रही है। बोलिए, कौन सी समस्या है, बोलिए ना, कि हम राष्ट्र का निर्माण क्यों नहीं कर पा रहे। बोलिए, तुम कुछ कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो आपको खुद सामने दिख रही होंगी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आज सबसे बड़ी समस्या आपका क्या है, भ्रष्टाचार। जो राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी बात है, भ्रष्टाचार का कई कारण है। सबसे पहला कारण तो आर्थिक ही है, स्वार्थ। और सबसे बड़ा कारण है नैतिक मूल्यों का अभाव, कि मनुष्य के अंदर नैतिक मूल्यों का अभाव हो जाता है, इसलिए वह ईमानदारी से समझौता कर लेता है, झूठ बोलने लगता है, सत्य को छोड़ देता है। बोलो, दया करुणा नाम की भावना नहीं रहती उसके अंदर, कि पैसा कैसे भी आए, किसी का भी आए, गरीब का खाओ पियो मस्त रहो, गरीब मरे मर जाए। बोलो, ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्र निर्माण में, कि भ्रष्टाचार। बोलो, और बताइए, क्रियान्वयन। हम योजना बना देती हैं या कोई चीज संस्था बना देते हैं, पर उसको लागू करना जमीनी हकीकत में व्यवहार में वो बड़ी समस्या है। वो क्रियान्वित नहीं हो पाती भाई साहब, उसके क्रियान्वयन में ही इतना समय लग जाता है। क्यों कहोगे ना, तो
लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ही नहीं है लोगों के पास, वो कौशल ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या कि हमने कोई योजना या कोई संस्था बनाई है जो उचित परिणाम देगी, तो उस वो किसकी बलि चढ़ जाती है? भ्रष्टाचार की, या वो प्रशिक्षण के अभाव में बंद हो जाती है कि लोगों के पास वो योग्यता थी नहीं, वो कौशल था ही नहीं, उनको ट्रेनिंग दी नहीं गई, जिसके कारण वो है उस योजना के माध्यम से राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए। बोलिए और क्या चुनौती है बताइए? गरीबी मिटने को तैयार नहीं है, परंतु पहले से बहुत कुछ हमने गरीबी को भारत से मिटा दिया है। गरीबी जिसके कारण राष्ट्र निर्माण में बाधा आती, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होगा, आय कम होगी, आय कम होगी तो जीवन स्तर उसका निम्न होगा, जीवन स्तर निम्न होगा तो शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं से वंचित रह जाएगा, तो वो समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो कैसे राष्ट्र का निर्माण करेगा? एक क्या बन गया बताइए, इससे क्या बन गया? एक आपने देखा कि अगर व्यक्ति, इससे एक चक्र बन गया, गरीबी है तो वो क्या है, उसकी आय कम, आय कम है तो वो किससे वंचित रह गया? शिक्षा से। शिक्षा नहीं है उसके पास, शिक्षा नहीं है तो उसका व्यक्तित्व क्या हो गया? व्यक्तित्व कमजोर रह गया। व्यक्तित्व कमजोर रह गया तो क्या व्यक्ति वो राष्ट्र निर्माण कर पाएगा बच्चों? तो ना राष्ट्र निर्माण नहीं कर पाएगा, तो राष्ट्र के विकास में भूमिका निभा पाएगा? नहीं निभा पाएगा, तो कुचक्र बन जाएगा। बोलिए क्या बन गया? ये कुचक्र बन गया। तो इससे बाहर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गरीबी मिटा दो, प्रशिक्षण दे दो, भ्रष्टाचार मिटा दो, शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, तो व्यक्ति क्या कर लेगा? बाकायदा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका उचित आधार पर तय कर लेगा कि भाई मेरी ये भूमिका है। बोलो और बताइए। अशिक्षा, जागरूकता की कमी, सामाजिक कुरीतियां आज भी विद्यमान है। बोलिए आज भी भ्रूण हत्या हो रही है, आज भी समाज में महिलाओं के प्रति आदर भाव नहीं है, आज भी दहेज लिया जा रहा है। बोलिए और बताइए और क्या समझ सकते हैं, और राष्ट्र के निर्माण में और क्या समस्याएं? वैज्ञानिक अप्रोच का अभाव है, आज भी शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप नहीं कर पाते। आज भी डिग्रीधारी शिक्षा लोगों को मिल रही है, डिग्रियां मिल रही हैं, वो शिक्षा ही प्राप्त नहीं हो रही जिससे कि व्यक्ति वैज्ञानिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण डेवलप कर सके। और बताइए नवाचार की कमी, हमारे देश में नवाचार की कमी नहीं है भाई साहब, बहुत नवाचार है, पर उस नवाचार को प्रोत्साहन मिले, नवाचार को आधार मिले, नवाचार को मार्ग मिले, तब तो कुछ हो। उद्यमिता का अभाव, हमारे देश में उद्यमिता है परंतु उसके लिए जो वातावरण होना चाहिए उसका अभाव बना हुआ है। और बताइए राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है? बोलिए नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सबसे बड़ी समस्या, इसी से जूझ रहे हैं हम अपने देश में। अवसंरचना की कमी, कहीं लाइट नहीं है, लाइट है, कहीं कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो चलाने वाला नहीं है, कहीं लोगों के पास सड़कें हैं तो खरीदने के लिए वाहन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं उस क्षेत्र की। बोलिए तो आज हमें चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज हो, चाहे वो समाज की बात करें तो समाज में सहिष्णुता का अभाव बना हुआ है, टॉलरेंस बहुत कम है, टॉलरेट नहीं कर पाते। बात बात पर आप देखते होंगे कोई ऐसी धार्मिक कार्यक्रम आता है, कुछ दिन दूसरे दिन अखबार में छप जाती है कि यहाँ 2 वर्ग में संघर्ष हो गया, रैली निकालने को लेकर या धार्मिक जुलूस को लेकर। भैया सबके धर्म का अर्थ ही है मानवता की रक्षा करना, हमें एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तभी समरसता आएगी, तभी तो देश का, यही तो चुनौती है, सहिष्णुता का अभाव। समरसता नहीं है, समरसता क्यों नहीं है? व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्ति के पास वो व्यक्तित्व नहीं है। कौन सा व्यक्तित्व नहीं है? आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक व्यक्तित्व नहीं है उसके पास, इसलिए वो समरसता नहीं रखता। समरसता नहीं रखता तो ऐसा व्यक्ति क्या असहिष्णुता की नीति से काम करता है? बोलिए और असहिष्णु व्यक्ति क्या राष्ट्र का विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बोलिए तो यहाँ बहुत बड़ी, मैंने आपको एक चक्र के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात समझा देता हूँ जिससे कि आप चुनौतियों को और क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कि मान लीजिए किसी के पास क्या नहीं है, किसी के पास बौद्धिक क्षमता का अभाव है, जो समग्र, अब बौद्धिक क्षमता नहीं है तो व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा? निर्णय नहीं ले पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा तो समाज का क्या नहीं कर पाएगा? कल्याण नहीं हो पाएगा। समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा तो राष्ट्र निर्माण का सपना हमारा क्या हो जाएगा? अधूरा रह जाएगा, चक्र बन जाएगा। बोलिए वैसे ही हम अन्य चीजों को ले सकते हैं कि मान लीजिए ये आपने देख लिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के अंदर क्या है? वैमनस्यता है। बताइए वैमनस्यता किसको जन्म देगी? संघर्ष को। संघर्ष से क्या होंगे भाई साहब? संघर्ष से क्या पैदा होगा? झगड़ा।
और झगड़े से क्या हो जाएगा, विकास अवरुद्ध, हम झगड़े में पड़ जाएंगे और विकास अवरुद्ध होने से राष्ट्र का निर्माण फिर नहीं होगा। बोलिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों की क्या बढ़ गई, अविश्वास, अविश्वास बढ़ने से लोग भागीदारी कम करेंगे, भागीदारी कम करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा तो राष्ट्र का निर्माण फिर बाधित हो जाएगा। तो पूरा पूरा ये वैमनस्यता, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का मूल्यांकन करना, यह लोगों में भ्रष्टाचार होना, नैतिक मूल्यों को, ये सब क्या है, समग्र व्यक्तित्व के आप आपके कारण राष्ट्र निर्माण क्या हो रहा है, सीधा सीधा इफेक्टेड हो रहा है। बोलिए, आज हम देखते हैं कि एक बच्चे को बोलते हैं कि नहीं यार कल लेने दो तो कुछ नहीं होता, 5 रुपए की चोरी की है बच्चे ने, आज वो 5 रुपए की चोरी कर रहा है, कल बैठ गया किसी बड़े प्रशासनिक पद पर 50,000 5,000 करोड़ की चोरी करेगा वही व्यक्ति। लोग आज हमने छोटी बात सोच के उस बात को चोरी को रोका नहीं। चोरी तो चोरी होती है, झूठ होता है, कोई ये नहीं कह सकता मैं कम झूठ बोलता हूँ, मैं कम चोरी करता हूँ। चोरी चाहे 5 रुपए की चोरी, चाहे 50,000 की चोरी, चाहे 5 करोड़ की चोरी। बोलिए, और आपने रोकी नहीं, आपने उसकी व्यक्तित्व का विकास होने नहीं दिया, आपने उसे डाकू बना दिया। अब जो व्यक्ति बच्चा डाकू बन गया, बताइए, जिसने 5 रुपए की चोरी की, वो कल को किसी रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठकर शक्ति का दुरुपयोग करेगा। बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा? इससे पता ये राष्ट्र का निर्माण होगा, वो भ्रष्टाचार करके विदेश निकल जाएगा, बैठे रहो। बोलिए, किसी व्यक्ति को आपने हिंसा सिखा दी, आप बताइए। एक बार की बात है, अभी मैं मल्टी में रहता था तो एक बच्चा था, वो कुटपट रहा था, सुबह आवाज भी आ रही थी, मैं भी अपना लेक्चर लेने के लिए जा रहा था एक संस्थान में, तो वो बच्चा कुटपट गया, बढ़िया से लेट हो गया था। तो उन्होंने, वो बच्चे की माँ ने उनके पतिदेव से बोला कि यार इसको थोड़ा स्कूल छोड़ा ना, तो वो गुस्सा आने लगे कि यार मेरे को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, इसको अलग स्कूल छोड़ जाओ, ये सुबह उठता क्यों नहीं। उन्होंने भी 2 चांटे लगा दिए उसमें। अब लिफ्ट में आया तो मैंने उसकी तरफ देखा तो बहुत गुस्से में था, और नीचे बिल्ली के बच्चे, नीचे लिफ्ट से नीचे उतरते ही बिल्ली के 2-3 बच्चे घूम रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। उसने उसमें तेज लात मार दी, इतनी तेज मारी कि वो बिल्ली का बच्चा मरते मरते बचा। मैंने बचाया, मैंने जैसे ही बचाया, रोका उसे, वो रोने लगा बच्चा। उनके जो पिताश्री थे वो मेरे पास आ गए, आपने क्यों बच्चों को रोका? यानी कि बिल्कुल एक मूर्ख हो गया, बिल्कुल मतलब दिमाग बेच दिया क्या आपने, कि आप कैसे बात कर रहे हैं। कि आप सोचो, इस बच्चे के अंदर आपने एक अवगुण डेवलप कर दिया, इसकी पर्सनैलिटी में आपने क्रोध को डेवलप कर दिया। किसको डेवलप कर दिया? क्रोध। अब बताइए, अभी इस बच्चे ने अपना, आपने गुस्सा इस पर उतारा तो एक नया इसमें गुण पैदा हो गया, अनैतिक गुण पैदा हो गया, क्रोध। अभी इसने बिल्ली के बच्चे को मारा है, और अभी यही क्रोध लेकर ये कहाँ जाएगा? स्कूल, और कोई बच्चे को पीट के आएगा, फिर कल सुबह आपके पास शिकायत आएगी और टीसी आएगी साथ में कि भैया इस बच्चे की टीसी ले लो और इस बच्चे को भी ले लो, सिर्फ आपके एक अनुचित आचरण के कारण। मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि इस बच्चे को आप ग्रेट, महान व्यक्तित्व के रूप में निर्मित कर सकें, डेवलप कर सकें। तो एक महान व्यक्तित्व के रूप में डेवलप करने के लिए हमारे पास वो पर्सनैलिटी होना चाहिए, ताकि हम बच्चों को ऐसा आचरण व्यवहार दें ताकि वो एक ऐसे अच्छे भविष्य का निर्माण ही नहीं, एक अपने भविष्य का ही निर्माण नहीं, एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण कर सकें, जिसमें सब मिलकर रह सकें, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ। आज यही क्लास में यहाँ पर संपन्न करता हूँ। अगली क्लास में फिर मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा किसी न किसी टॉपिक के साथ। मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हाथों में दर्द फेसबुक चलाने से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने से नहीं होता है, तो एक कमेंट्स मेरे लिए भी कर दिया करो, है ना। ये मत सोचो कि मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है। ये मत सोचो कि भाई मैं मोबाइल के कैमरे से पढ़ा रहा हूँ। ये सोचो कि कंटेंट कितना अच्छा है, ये सोचो कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, और ये सोचो कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आज मतलब दिखावे में आपको नहीं जाना, आपको ये देखना है कि सर के पास अगर चीजें, आज संसाधन नहीं है, पर सर के पास ज्ञान की कमी नहीं है। लोग प्राचीन काल में गुरुकुल जाया करते थे, है ना, गुरुकुल में बैठकर कठिन परिस्थितियों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, और मैं यहाँ कठिन परिस्थितियों में भी रहकर आपको यहाँ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप शिक्षित हो मेरी तरफ से, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा आपको अच्छे से अच्छा, गुणवत्ता युक्त, एक समझदारी से युक्त ज्ञान दिया जाए, ताकि आप अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी परीक्षा में करके अपने आप को सफल बना सके। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और राष्ट्र के निर्माण के लिए खुद एक ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में विकसित हुई है, ताकि आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी से आप नेशनल डेवलपमेंट कर सकें।
जय हिंद, जय भारत।